10th में जो विज्ञान है उसका पहला चैप्टर। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम डाल लेते हैं। तो अध्याय 1 और अध्याय 1 में चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। विस्तार से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में समझते हैं हम कि अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो डालेंगे हेडिंग अभिक्रिया। अभिक्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्शन। और इसको डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अभिक्रियाएं या रिएक्शन। सबसे पहले अभिक्रिया और रिएक्शन की परिभाषा लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे किसी पदार्थ की संगठन मीन्स कंपोनेंट्स, ठीक है। किसी पदार्थ के संगठन, संरचना, स्ट्रक्चर, संगठन, संरचना तथा गुणों में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी अभिक्रिया की? किसी भी पदार्थ के, किसी भी मैटर के संगठन यानी कंपोनेंट। क्योंकि पदार्थ क्या होता है? पदार्थ होता है जो आपके तत्व होते हैं, परमाणु, अणु या फिर आयंस, उनके संगठन, उनके स्ट्रक्चर और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो क्वालिटीज होती हैं, उनमें होने वाले जो चेंजेस होते हैं, वही आपकी अभिक्रिया या रिएक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ अभिक्रियाओं के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग अभिक्रियाओं के प्रकार। रिएक्शन कितने टाइप की होती है? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहले वो लिखेंगे नाभिकीय अभिक्रिया। फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया। और जो सेकंड टाइप होता है उसे कहते हैं रासायनिक या केमिकल, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया या फिर केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। तो हमने देखा कि अभिक्रिया जो होती है उसकी डेफिनेशन किसी पदार्थ के संगठन, संरचना एवं गुणों में होने वाले परिवर्तन को हम अभिक्रिया कहते हैं। और अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं, एक नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। इसको फटाफट से नोट डाउन करें आप। इसके आगे हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रियाओं में अंतर। तो हम एक साइड लिखेंगे नाभिकीय अभिक्रिया और एक साइड लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया
दूसरी साइड लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। नजर आ रहा है ये? रासायनिक अभिक्रिया, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ रासायनिक अभिक्रिया। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले डिफरेंस लिखेंगे जो नाभिकीय अभिक्रिया की तरफ, इस अभिक्रिया में इस नाभिकीय अभिक्रिया से लिखेंगे, इस अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, परमाणु के एटम के न्यूक्लियस होते हैं, परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। ये पहला पॉइंट। और इस तरफ जो पहला पॉइंट लिखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में परमाणु की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इस अभिक्रिया में परमाणु की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो एक पॉइंट पड़ा कि इस अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग ले रहे हैं और इस अभिक्रिया में परमाणु की जो बाहरी कक्षा है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, उसके इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ये क्यों क्या है मैं समझाता हूं आपको। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इस प्रकार की ये वाला पॉइंट में जो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लिख सकते हैं, इस प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी, इस प्रकार की अभिक्रिया में, वैसे मैंने इसको शॉर्ट लिख दिया, मान लेता हूं, इस प्रकार की अभिक्रिया में एक प्रकार के जो परमाणु होते हैं, एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाते हैं। जबकि इस साइड क्या होता है रासायनिक क्रिया में, परमाणु के इस प्रकार की अभिक्रिया में एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाते हैं। इधर परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखना है इसमें, परमाणु के संगठन संरचना तथा
इधर लिखना है, इधर अणु के संगठन संरचना तथा गुणों पर होता है। अणु के संगठन संरचना तथा गुणों में परिवर्तन होता है। वन एच वन प्लस वन एच थ्री इक्वल टू होता है 2He4 प्लस 0N1। इस तरह का एग्जाम्पल लिखेंगे ZnO प्लस H2SO4 ये बनेगा ZnSO4 प्लस H2O। एक नोट डाल के पॉइंट लिख सकते हैं, परमाणु तथा अणु पदार्थ के रूप है। परमाणु तथा अणु एटम एंड मॉलिक्यूल्स is a type of metal। अब एक प्रश्न आता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, इसको हम लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया किस लिए होती है। तो दो चीजें होती हैं किसी भी रिएक्शन में, एक होते हैं अभिकारक जिन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, और एक होता है उत्पाद जिसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो यदि अभिकारकों की ऊर्जा ज्यादा हो, ग्रेटर देन उत्पादों की ऊर्जा से, उत्पाद की ऊर्जा उत्पादों की ऊर्जा से, तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता होती है। रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जांपल ये समझ सकते हैं, कोई रिएक्टेंट्स हैं, कोई अभिकारक A प्लस B है, ऐसे एरो लगाते हैं और उत्पाद बनते हैं C प्लस D। तो रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता इसलिए है कि अगर ये जो अभिकारक हैं इनकी एनर्जी है 50 जूल और जो उत्पाद बन के आए इसकी एनर्जी है 30 जूल, तो ऑब्वियसली बात है कि ये केमिकली रिएक्ट होंगे तब इनकी एनर्जी बराबर हो जाएगी और ये स्थायित्व को प्राप्त हो जाएंगे। इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर आप उसको चिकोटी काट के भागो या मार के भागो तो आपके पीछे भागेगा नहीं, वहीं से डांटेगा और शांति से लेटा रहेगा। पर अगर आप किसी छोटे बच्चे को चिकोटी काट लो या मार के भागो तो वो आपके पीछे भाग कर आएगा जब तक वो अपना बदला पूरा ना कर ले। तो सिंपल सी बात है कि एनर्जी जिसमें ज़्यादा होगी वो कोशिश करेगा कि वो अपने आप को स्थायित्व प्राप्त कर ले, यानी अपनी बराबरी कर ले, रिवेंज ले ले, बदला ले ले। तो सिंपल सी बात ये है कि जो रिएक्टेंट होते हैं, जिसमें भी जो रिएक्टेंट होंगे वो और जो प्रोडक्ट होंगे वो, एनर्जी को इक्वल करने के लिए हमें रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। तो सिंपल सी बात है, रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता क्यों होती है आपको समझ आ गया होगा। जब भी हमें अभिकारक जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी होती है उत्पादों की ऊर्जा से वो अधिक हो तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता होती है।
इसका रेशनल निकलता है, इसलिए हम कह सकते हैं इसको कि जो स्थायित्व होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुपातिक होता है 1 एनर्जी या ऊर्जा लिख सकते हैं हिंदी में ऊर्जा। स्थायित्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 एनर्जी या ऊर्जा। डालेंगे इसके बाद हेडिंग रासायनिक समीकरण। देखेंगे किसी अभिक्रिया के, किसी रिएक्शन के विवरण को छोटे स्वरूप में लिखना। सांकेतिक, छोटे से मतलब छोटे रूप में, सांकेतिक रूप में, सिंबलिकल सांकेतिक रूप में लिखना। लिखने को ही केमिकल रिएक्शन रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई भी रिएक्शन है उसका एक विवरण होता है कि इससे इसकी अभिक्रिया हो रही है, इससे हमें ये प्रोडक्ट बनके मिल रहा है, तो उसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिखें, अगर हम मैग्नीशियम के विवरण को जलाएं, और जलाने के लिए हमें किस गैस की आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम दहन कर सकते हैं, और दहन के लिए इस तरह से एक सिंबल होता है ट्रायंगल का। इसका मतलब कि मैग्नीशियम का जो विवरण है उसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो विवरण हो गया कि मैग्नीशियम लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया। इसको जब हम सिंबॉलिकल लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? और ये हैं क्या? ये आपके रिएक्टेंट्स या हिंदी में कहते हैं इनको अभिकारक। और हमें प्राप्त क्या हुआ इससे? उत्पाद, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोडक्ट। ये दो टर्म हैं जो इससे समझ में आते हैं, ठीक है। इसको हम छोटे रूप में किस तरीके से लिखेंगे, सिंबॉलिकल कैसे लिखेंगे? तो यह इसको हम इस समीकरण को हम कह सकते हैं यह एक शब्द समीकरण है। यह एक शब्द समीकरण है। आप इसको नोट डाउन करें, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सिंबॉलिकल किस तरीके से लिखते हैं वो देखेंगे। शब्दों के स्थान पर, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड, सूत्रों का प्रयोग करके, ये मैथ जैसे सूत्र नहीं है, बस उनके संकेत हैं। सूत्रों का प्रयोग करके रासायनिक समीकरण को लघु रूप में, रासायनिक समीकरण को और भी लघु रूप में सूत्रों का प्रयोग करके रासायनिक समीकरण को और भी लघु रूप में लिखा जाता है या लिखा जा सकता है। जैसे मैंने पीछे मैग्नीशियम का एक विवरण लिया और उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का जो सूत्र है, अगर आपको सूत्र पता नहीं है तो मैं आपको
ये सारे सूत्र भी एक वीडियो में सेपरेट वीडियो में बना के और बता दूंगा। Mg+O2 और क्योंकि मैंने इसको जलाया था तो ये बन जाएगा MgO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सेम रिएक्शन है, वो शब्द समीकरण था जिसमें लिखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम और ऑक्साइड, और जो मैं उत्पाद प्राप्त हुआ वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको सॉरी क्षमा कीजिए MgO रहेगा 2Mg हो जाएगा। तो ये ढांचा समीकरण है, ये ढांचा स्ट्रक्चर इक्वेशन है, ढांचा समीकरण, या फिर हम कह सकते हैं ये इम्बैलेंस है, असंतुलित है, ये असंतुलित समीकरण है, असंतुलित समीकरण, क्योंकि इसके सभी परमाणु जो है वो इक्वल नहीं है, इसलिए असंतुलित है। तो जो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वो ये हेडिंग डालेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ये क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण ये हेड डालने वाला, उसके अंदर लिखेंगे समीकरण के दोनों ओर, समीकरण के दोनों ओर तत्वों के, समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, ऐसी समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे जो ऊपर लिखा है ये असंतुलित समीकरण है, इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे? तो जैसे लिखा था Mg+O2 और MgO, तो जब आप देखेंगे तो पाएंगे इस साइड ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इस साइड ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 2Mg। अब यहाँ मैग्नीशियम तो ऑक्सीजन 2 हो गए, पर यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गए, तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हम Mg के आगे 2 लगा देंगे और ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी 2Mg+O2 MgO। बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि हम अभी बहुत अच्छे से सीख लेंगे कि रासायनिक समीकरण का संतुलन किस प्रकार किया जाता है। ये जस्ट एक एग्जांपल था Mg। तो ये 2Mg+O2 और 2Mg जब बना तब ये हमारी क्या रहेगी? संतुलित समीकरण या बैलेंस रिएक्शन, संतुलित समीकरण। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बताऊंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।